विषय इस प्रकार से घिर गए हैं कि मंत्री दंपत्ति सवाल से भाग रहे हैं और मिर्जापुर की जनता ने सवाल दर सवाल खड़ा किया है। सांसद जी जवाब दो और मिर्जापुर के 10 साल का हिसाब दो। इससे घबराई और बौखलाई मंत्री ने प्रश्नों से बचने के लिए, जवाबों से बचने के लिए जज श्रेणी की सुरक्षा के लोग कह रहे हैं। हकीकत तो ये है कि बीजेपी का जिम्मेदार, ईमानदार, कर्मठ, लगनशील कार्यकर्ता हताश है, निराश है, व्यथित है और दुखी है। आज बीजेपी के कुछ पेरोल पे कार्यकर्ता हैं जो अनुप्रिया पटेल की चाटुकारिता करते हैं, मंत्री दंपत्ति की जाके चरण दंडवत करते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनके पेड कर्मचारी हैं, वो भाजपा कार्यकर्ता नहीं है। 24 लोकसभा का चुनाव सांसद अनुप्रिया पटेल जी हार रही हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति, कोई भी सरकार 2024 में अनुप्रिया पटेल को चुनाव जिता नहीं सकता। कौन सा नहीं रोकेंगे आपको इसी पे? कौन सा आपका तर्क है भैया? 2 बार यहाँ की सांसद, आप लोगों को तो गर्व होना चाहिए कि हमारी सांसद केंद्र में बैठी है, मोदी जी के बगल में कुर्सी लगती है। आपको गर्व होना चाहिए कि यहाँ का नाम बड़े स्थानों पे लिया जाता रहा है। आप कह रहे हैं कि इस बार मंत्री दंपत्ति की विदाई तय है। तर्क क्या है, कैसे कह रहे हैं? 54% के ऊपर इतना बड़ा बयान आप दे रहे हैं, न डर लग रहा है, न भय लग रहा है, न चेहरे पे सिकन है। कौन सी खूबी है भैया कि मिर्ज़ापुर में इस तरह का बगावती तेवर अपना लिए हैं? अगर मिर्ज़ापुर से यहाँ गठबंधन चुनाव हार जाता है तो राष्ट्रवाद खतरे में नहीं पड़ जाएगा, धर्मवाद खतरे में नहीं पड़ जाएगा, यहाँ क्या मिनी पाकिस्तान बन जाएगा? ढेर सारे सवाल तो बनते ही। व्यापारी ने कहा कि आगे जाकर के दाहिने मुड़ जाए, हलिया पड़ेगा। इन्होंने गाड़ी रोक दी और वहाँ जो नशे में धुत इनके साथ जो लोग थे बंदूक लिए उतर गए, उन व्यापारियों को मारना पीटना शुरू कर दिया बंदूक के बट से और कहा कि चल आगे चल करके रास्ता बता। वहाँ लोग जुट गए, एकत्रित हो गए। स्वाभाविक है किसी के घर में जाकर, गांव में जाकर, बाजार में जाकर आप बदतमीजी करेंगे तो वहाँ के लोग जुट जाएंगे। वहाँ स्थानीय व्यापारियों से हाथ टाक हो गई, झगड़ा हो गया हल्का फुल्का। मंत्री दंपत्ति ने उन व्यापारियों के ऊपर जो संघ परिवार के कार्यकर्ता थे, विश्व हिंदू परिषद के थे, बजरंग दल के थे, संघ के थे, विद्यार्थी परिषद के थे, किसान संघ के थे, मजदूर संघ के थे, उनके ऊपर डकैती जैसा मुकदमा कायम करवाया और डीएसपी के ऊपर दबाव देकर के फर्जी माल बरामद करवा दिया और 1.5 महीने वो कार्यकर्ता जेल में बंद रहे। आज भी वो कार्यकर्ता मुकदमा झेल रहे हैं। मेरी लड़ाई वहाँ से शुरू हुई है, वो लड़ाई लोकसभा 79 चुनाव। जी हाँ, इस वक्त हम भदोही को कवर कर रहे हैं, लेकिन भदोही से सटा एक और लोकसभा है जो काफ़ी हॉट है। हॉट इसलिए है क्योंकि केंद्रीय मंत्री का गढ़ कहा जाता है और लगभग 54% वोट पा करके लगातार 2 बार यहाँ के सांसद बन जाती हैं और तीसरी बार भी दावेदारी है, क्योंकि 54% वोट पाना छोटी बात तो नहीं हो सकती। पास में बनारस है, मोदी जी का गढ़ है, और पास में मिर्ज़ापुर और भदोही। तो भैया इस बार के लोकसभा के चुनाव में क्या होगा? क्या इस बार फिर से यहाँ की जनता अनुप्रिया पटेल पर विश्वास जताएगी या फिर समाजवादी पार्टी के राजेंद्र अश्विन पर विश्वास जताया जाएगा? या फिर इस बार बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ रही है क्योंकि किसी के साथ गठबंधन नहीं है? पिछली बार गठबंधन था तो उसमें लगभग 32 या 33% के आसपास गठबंधन को वोट मिला था। लेकिन इस बार क्या होगा? जातीय समीकरण कहाँ बनेगा, कहाँ बिगड़ेगा? इस बार पल्लवी पटेल भी गठबंधन से अलग होकर चुनावी मैदान में आ सकती हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि मिर्ज़ापुर से पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल में लड़ाई देखी जा सकती है। 2 बहनों की लड़ाई होगी या फिर बिंद और पटेल की लड़ाई होगी? क्या होगा सब कुछ समझेंगे और आपको बताएंगे कि असली कहानी क्या है। मिर्ज़ापुर में तमाम रिपोर्ट्स हमने किए हैं, लेकिन जब मिर्ज़ापुर की राजनीति की बात करें तो एक नाम सामने उभर कर आता है। जी हाँ, अगर आप मिर्ज़ापुर की राजनीति की बात करें और मनोज श्रीवास्तव की बात न करें तो शायद मिर्ज़ापुर की जनता और मिर्ज़ापुर की राजनीति के साथ कहीं न कहीं भेदभाव नजर आता है। जी हाँ, कभी भारतीय जनता पार्टी में राजनीति करते रहे, इसके बाद नगर निकाय के चुनाव में बगावती तेवर अपनाकर चुनाव भी लड़ लिया।
बात अलग है कि सफलता मिले या न मिले, लेकिन मिर्ज़ापुर की आवाज़ हमेशा बुलंद करते आए हैं। इस वक्त हमारे साथ है मनोज श्रीवास्तव जी। इनसे समझते हैं कि मिर्ज़ापुर की फिजा में क्या है। क्या इस बार अनुप्रिया पटेल और उनके आशीष पटेल इस बार कुछ खेला कर पाएंगे या फिर बुरिया बिस्तर बंधने वाला है? बहुत बहुत स्वागत है आपका द रियल हिंदुस्तान। धन्यवाद। मिर्ज़ापुर की बात करते हैं तो मनोज श्रीवास्तव का नाम आता है। लोग कहते हैं कि मनोज श्रीवास्तव से बात करिए, कुछ न कुछ तो कहानी बता ही देंगे कि मिर्ज़ापुर में क्या होने जा रहा है। चलिए आपसे सवाल करते हैं, बताइएगा इस बार 24 के लोकसभा के चुनाव में मिर्ज़ापुर में क्या होगा? देखिए, इस बार मिर्ज़ापुर 79 लोकसभा का चुनाव मिर्ज़ापुर के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए होगा, मिर्ज़ापुर के हक और अधिकार के लिए होगा, मिर्ज़ापुर के अस्तित्व और अस्मिता के लिए होगा। जो लोग आकर के चरागाह समझ करके मिर्ज़ापुर की धरती को चरागाह समझ रहे हैं और सिर्फ मिर्ज़ापुर को लूटने, खसोटने और मिर्ज़ापुर के लोगों को परेशान करने का काम किए हैं, उनके खिलाफ ये चुनाव जा रहा है। जो आपने कहा कि विगत महीनों में भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने के पश्चात मैंने राष्ट्रवादी मंच का गठन किया और राष्ट्रवादी मंच के बैनर के नीचे सभी 12 ब्लॉकों का मैंने दौरा किया और अनेक न्याय पंचायत स्तर तक गए, कुछ गाँव में भी गए। सभी गांव का तो दौरा नहीं कर पाया, लेकिन जो दृश्य देख रहा हूँ, जिस प्रकार से वायुमंडल और वातावरण मंत्री दंपत्ति के खिलाफ बना है, सांसद अनुप्रिया पटेल के खिलाफ बना है, दावे के साथ कह सकता हूं कि 2024 लोकसभा का चुनाव सांसद अनुप्रिया पटेल जी हार रही हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति, कोई भी सरकार 2024 में अनुप्रिया पटेल को चुनाव जिता नहीं सकता। कौन सा? नहीं, रोकेंगे आपको इसी पे। कौन सा आपका तर्क है भैया? 2 बार यहाँ की सांसद, आप लोगों को तो गर्व होना चाहिए कि हमारी सांसद केंद्र में बैठी है, मोदी जी के बगल में कुर्सी लगती है। आपको गर्व होना चाहिए कि यहाँ का नाम बड़े स्थानों पे लिया जाता रहा है। आप कह रहे हैं कि इस बार मंत्री दंपत्ति की विदाई तय है। तर्क क्या है? कैसे कह रहे हैं? 54% वोट मिला है। देखिए, 54% वोट मिलने का मतलब इन मतदाताओं को कोई अपना बधुआ मजदूर समझ ले तो ये उसका दुर्भाग्य है। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, गर्व तब होता जब मिर्ज़ापुर विकास के पथ पर आगे बढ़ता। गर्व तब होता जब यहाँ का परंपरागत पीतल का उद्योग आगे बढ़ता, यहाँ का परंपरागत बर्तन का उद्योग आगे बढ़ता। गर्व तब होता जब यहाँ का परंपरागत कालीन का उद्योग आगे बढ़ता। गर्व तब होता जब चुनार का जो है चीनी मिट्टी के जो पॉटी का जो है वह उद्योग आगे बढ़ता। गर्व तब होता जब बजबजाती हुई नालियाँ, बिलखती हुई गलियाँ और टूटी फूटी सड़कों से जनता परेशान नहीं होती। गर्व तब होता जब अमृत पेयजल योजना के नाम पर जनता यहाँ विषपान करने को मजबूर न होती। आज ये सारे विषय इस प्रकार से घिर गए हैं कि मंत्री दंपत्ति सवाल से भाग रहे हैं और मिर्ज़ापुर की जनता ने सवाल दर सवाल खड़ा किया है। सांसद जी जवाब दो और मिर्ज़ापुर के 10 साल का हिसाब दो। इससे घबराई और बौखलाई मंत्री ने प्रश्नों से बचने के लिए, जवाबों से बचने के लिए जट श्रेणी की सुरक्षा ले ली है और आज मंत्री भयभीत है, भयाक्रांत है। अगर मिर्ज़ापुर के मतदाता उन्हें पसंद करते, पुनः उनको विश्वास होता कि 54 नहीं, इस बार हमें 64% मतदान मिलेगा मिर्ज़ापुर की जनता का, तो वो ये जट श्रेणी की सुरक्षा नहीं लेती। इसलिए मंत्री भयभीत है, भयाक्रांत है, मिर्ज़ापुर के मतदाताओं से आतंकित है। इसलिए वह इस बार चुनाव में नहीं जीतेगी, ये सत्य है। इस सत्य को 4 जून को सबके सामने आ जाएगा। केंद्रीय मंत्री पर इतना बड़ा बयान आप दे रहे हैं, न डर लग रहा है, न भय लग रहा है, न चेहरे पे सिकन है। कौन सी खूबी है भैया कि मिर्ज़ापुर में इस तरह का बगावती तेवर अपना लिए हैं? अगर मिर्ज़ापुर से यहाँ गठबंधन चुनाव हार जाता है तो राष्ट्रवाद खतरे में नहीं पड़ जाएगा, धर्मवाद खतरे में नहीं पड़ जाएगा, यहाँ क्या मिनी पाकिस्तान बन जाएगा? ढेर सारे सवाल तो बनते ही हैं, क्या कहिएगा? देखिए, अब राष्ट्रवाद खतरे में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, यह तो एक अलग विषय है, उस पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। लेकिन मिर्ज़ापुर खतरे में पड़ा हुआ ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है।
जो सामने दिख रहा है उसको जनता देख रही है। और आप जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, देश की संस्कृति, सभ्यता, मानवता, परंपरा, जीवन मूल्य से अनुप्रिया पटेल का और उनके दल का कोई मतलब नहीं है। अभी 4-5 वर्ष पूर्व इनका एक बयान आया था, राम मंदिर पे लोगों ने प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने कहा था राम मंदिर हमारे एजेंडे में नहीं है, अपना दल के एजेंडे में नहीं है। तो जिनके एजेंडे में राम मंदिर नहीं है वो राम भक्तों का वोट कैसे मिलेगा इस बार उसको? तो बहुत बड़ा प्रश्न है। अब इस प्रश्न पे बहुत गहराई से मत जाइए, नहीं मैं बोलूंगा तो शायद उनको कहीं भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। योगी जी नजर रख रहे हैं मिर्जापुर में, कॉरिडोर बनवा रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में एक पुल का शिलान्यास हो गया जो कि गोपीगंज और भदोही से कनेक्ट करता है मिर्जापुर को, और आपका हाईवे बन गया। कभी बसें और ट्रक हिसकोले खाते थे जब आप मध्य प्रदेश जाते, तो उस रास्ते को हाईवे बनवा दिया गया, बढ़िया ओवरब्रिज बन गए, सब कुछ विकास तो हो रहा है। जो उनके लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, कह रहे हैं कि मिर्जापुर तरक्की की राह पर है। आप तो दर्जनों ऐसे कमियां गिनाए हैं जिससे उनकी टेंशन बढ़ाते हैं। देखिए, अभी आपने एक जो वाक्य बोला, बीजेपी के लोग कह रहे हैं, हकीकत तो ये है कि बीजेपी का जिम्मेदार, ईमानदार, कर्मठ, लगनशील कार्यकर्ता हताश है, निराश है, व्यथित है और दुखी है। आज बीजेपी के कुछ पेरोल पे कार्यकर्ता हैं जो अनुप्रिया पटेल की चाटुकारिता करते हैं, मंत्री दंपत्ति की जाके चरण दंडवत करते हैं, वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। उनके पेड कर्मचारी हैं, वो भाजपा कार्यकर्ता नहीं है। और जो ये भाजपा के कार्यकर्ता वकालत करता है वो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ वो लाभान्वित होता है। ऐसे गिने चुने लोग मिट्टी में हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर जिला स्तर तक का मिर्जापुर का कार्यकर्ता 2024 के लोकसभा के चुनाव में अनुप्रिया पटेल के लिए काम करने नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उसे कोई वेतन नहीं देती है, वो कोई उनका बंधुआ मजदूर नहीं है। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं, जिस दृश्य को मैं देख रहा हूं। राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि कोई चुनाव तब हारता है जब विपक्ष कमजोर होता है। मिर्जापुर में विपक्ष मजबूत है क्या? पिछले चुनावों को हम देखें तो गठबंधन 32-33% वोट पाता है। अगर उससे पहले देखते हैं तो बसपा 21-22%, सपा 10% और बाकी लोग 8-9% में सिमट जाते हैं। इस बार तो सपा और कांग्रेस का गठबंधन बसपा अकेले लड़ेगी। तो विपक्ष मजबूत हुआ या कमजोर हुआ? अगर कमजोर हुआ तो अनुप्रिया पटेल तो फिर से आएंगी, अगर मजबूत हुआ तो अनुप्रिया पटेल को हराना आसान बात हो जाएगी। देखिए, ये जनता है, विपक्ष रहे न रहे, विपक्ष मजबूर हो सकता है लेकिन जनता बहुत मजबूत है। और ये चुनाव अनुप्रिया पटेल के खिलाफ मिर्जापुर की जनता लड़ेगी। मिर्जापुर का गांव, गरीब और किसान अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। मिर्जापुर का शिक्षित बेरोजगार नौजवान अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। मिर्जापुर का हर गली, हर सड़क, हर नगर, हर चौराहा, हर खेत, हर खलिहान अनुप्रिया पटेल के खिलाफ चुनाव लड़ेगा। इसलिए अनुप्रिया पटेल यहाँ इस बार चुनाव नहीं जीतेगी। फाइनल है। अब 4 जून को आपको पता चला। दावा आपका बहुत विश्वास के साथ और उत्साहित होकर कह रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल हार रही है। मेरा जो बड़े बड़े राजनीतिक पंडित तो डिस्टर्ब हो जाएंगे आपके इस बयान से, आपके इस तर्क से। माँ विंध्यवासिनी की कृपा होगी तो निश्चित रूप से यह बयान 4 जून को सत्य साबित होगा और आप देखेंगे इसको। कौन जीत रहा है? अनुप्रिया पटेल हारेंगी तो जीत कौन रहा है? मिर्जापुर की जनता जीतेगी। जनता तो वोट करेगी ना। बसपा जीतेगी, सपा जीतेगी या निर्दलीय कोई आ सकता है। अब ये कौन आएगा ये आगे आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। किसी को समर्थन तो नहीं दे रहे हैं। देखिए, अनुप्रिया पटेल को चुनाव हारना है, बस इतना मैं जानता हूं। और कौन क्या करेगा ये भविष्य के गर्भ में है। अब इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग कह देंगे कि अनुप्रिया पटेल के आप कई दुश्मनी, पर्सनली दुश्मनी निकाल रहे हैं, उनका बुराई कर। नहीं हाँ। मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, मेरी उनसे कोई अपेक्षा नहीं है। मेरी एक घटना मैं बताता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे
अनुप्रिया पटेल 2014 में जब यहाँ चुनाव लड़ने आई थी तो शायद इनके पिताजी का स्वर्गीय सोनेलाल पटेल जी का लोग नाम सुने रहे होंगे। अनुप्रिया पटेल का नाम मिर्ज़ापुर की जनता नहीं जानती थी। जब यहाँ चुनाव लड़ने आई तो यहाँ पे एक भारतीय जनता पार्टी का बहुत वर्ग खेमा जो है गुट कहें तो वह असंतुष्ट था और उन लोगों ने इनका पुतला फूंकना शुरू किया। और इनका ही नहीं पुतला फूंकते थे, आदरणीय अमित शाह जी जो आज गृह मंत्री उस समय उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे, राष्ट्रीय महासचिव थे, आदरणीय राजनाथ सिंह जो आज रक्षा मंत्री हैं उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, इन तीनों लोगों का पुतला फूंका जा रहा था। उस समय मनोज श्रीवास्तव अंगद की तरफ पांव जमाकर मिर्ज़ापुर की धरती पर खड़ा हुआ था इनको चुनाव जिताने के लिए। उस समय मैं विश्व हिंदू परिषद का प्रांत संगठन मंत्री था। पूरी टीम के साथ एकल विद्यालय, वेद विद्यालय, पूरी टीम के साथ इनका चुनाव निशान कोई नहीं जानता था। इनके कप प्लेट को गांव-गांव पहुंचाने का काम मनोज श्रीवास्तव किया था। मेरा मतभेद जो हुआ मुझे एक घटना ने हिला करके रख दिया। ब्राह्मणगंज एक स्थान है मिर्ज़ापुर में, बॉर्डर पर है, मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर लगता है। इनके पतिदेव जी उधर से आ रहे थे, नशे में धुत थे, बंदूकधारी उसमें बैठे थे। वहाँ के व्यापारियों से इन लोगों ने पूछा कि हलिया कौन सा रास्ता जाता है। वहाँ के व्यापारी ने कहा कि आगे जाकर के दाहिने मुड़ जाए हलिया पड़ेगा। इन्होंने गाड़ी रोक दी और वहाँ जो नशे में धुत इनके साथ जो लोग थे बंदूक लिए उतर गए, उन व्यापारियों को मारना पीटना शुरू कर दिया बंदूक के बट से और कहा कि चल आगे चल करके रास्ता बता। वहाँ लोग जुट गए, एकत्रित हो गए। स्वाभाविक है किसी के घर में जाकर, गांव में जाकर, बाजार में जाकर आप बदतमीजी करेंगे तो वहाँ के लोग जुट जाएंगे। वहाँ स्थानीय व्यापारियों से हाथ टाक हो गई, झगड़ा हो गया हल्का फुल्का। मंत्री दंपत्ति ने उन व्यापारियों के ऊपर जो संघ परिवार के कार्यकर्ता थे, विश्व हिंदू परिषद के थे, बजरंग दल के थे, संघ के थे, विद्यार्थी परिषद के थे, किसान संघ के थे, मजदूर संघ के थे, उनके ऊपर डकैती जैसा मुकदमा कायम करवाया और एसपी के ऊपर दबाव देकर के फर्जी माल बरामद करवा दिया और 1.5 महीने वो कार्यकर्ता जेल में बंद रहे। आज भी वो कार्यकर्ता मुकदमा झेल रहे हैं। मेरी लड़ाई वहाँ से शुरू हुई है, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। मिर्ज़ापुर में विशेष रूप से जैसे भदोही में कालीन उद्योग को बढ़ावा मिला और कालीन नगरी नाम से भदोही जाना जाता है, उसी तर्ज में मिर्ज़ापुर में कहा जाता है कि पीतल उद्योग और कालीन उद्योग मुख्य व्यापार यहाँ कहा गया, उद्योग कहा गया। कितना विकास हुआ विगत 10 वर्षों में, इन उद्योगों को कितना समर्थन मिला, यहाँ की व्यापारी कितना संतुष्ट हैं, आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, मैं जब यहाँ आया था, मेरा यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर गांव है, मिर्ज़ापुर के बॉर्डर का गांव है, भदोही ज़िले में लगता है। तो यहाँ पे कालीन उद्योग चरम पर था। अगर 4 ठेला गुजर रहा है तो 3 ठेले पर काती और ऊन लगे रहते थे, कालीन लगे रहते थे। आज आप पूरे शहर में घूम जाएंगे, एक भी ठेले पे आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। कालीन उद्योग एकदम बैठ गया। यहाँ का मेटल उद्योग बैठ गया, बर्तन उद्योग बैठ गया, यहाँ के चुनार का जो चीनी मिट्टी का उद्योग था वो बैठ गया। यहाँ मिर्ज़ापुर भूखमरी के कगार पर है। और एक बात बताऊँ आपको, यहाँ पे विगत 6-7 वर्षों से एक पावर प्लांट प्रस्तावित है 1320 मेगावाट का। पहाड़ी ब्लॉक के ददरा खुर्द गांव का है वो पावर प्लांट प्रस्तावित। विगत 6 वर्षों से वह सरकारी विभागों में पड़ करके धूल खा रहा है। मंत्री दंपत्ति अगर इतनी ही संवेदनशील है मिर्ज़ापुर के प्रति तो 1320 मेगावाट का पावर प्लांट आज दौड़ रहा होता, हजारों हजार नौजवानों को काम मिला होता, किसान लाभान्वित होते, मेहनतकश मजदूर लाभान्वित होते, लेकिन इनसे कोई मतलब नहीं है। तो अनुप्रिया पटेल फेल नजर आए इन सभी मुद्दों पर? बुरी तरह फेल है। हाँ, कुछ चापलूस और चाटुकार और बिके हुए अखबार। वही एक शेर है, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, सच को झूठ कह दो और झूठ को सच कह दो, क्योंकि सरकार भी तुम्हारा है और बिका हुआ अखबार भी तुम्हारा है। वही कहानी इनके साथ है। एक आखिरी सवाल, राजेंद्र अश्विन समाजवादी पार्टी से आ गए हैं और क्या कुछ कहिएगा, क्या अनुप्रिया पटेल को टक्कर दे पाएंगे? क्या बसपा का कोई प्रत्याशी टक्कर दे पाएगा? क्या कुछ हो सकता है? विपक्ष की भूमिका क्या कुछ यहाँ पे?
अभी मैं उनके विषय में बहुत कुछ नहीं जानता हूँ, तो इसलिए उस पर टिप्पणी अभी नहीं करूँगा। ठीक है, बातचीत करने के लिए मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिर्जापुर की सियासत में फिजा क्या है भैया, लेकिन एक तो बात तो तय है कि नुप्रिया पटेल के धुर विरोधी कह सकते हैं मनोज श्रीवास्तव को, और मिर्जापुर का प्रमुख विपक्ष भी कह सकते हैं, क्योंकि जो तर्क मुद्दे से बात करे विपक्ष तो वही हो सकता है, बाकी हाय हल्ला करने वालों की संख्या बहुत है। आप देखते रहिए और बताइएगा कि सवाल क्या कुछ छूट गए हैं। अगर फिर से चाहते हैं कि फिर से मनोज श्रीवास्तव बोलें तो कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिर्जापुर में और खबरें देखना चाहते हैं तो हमारा समर्थन कीजिए, प्यार दुलार दीजिए, देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान। मेरा नाम विपिन हुआ, और हाँ, अंततः वोट डालने जरूर जाइएगा, क्योंकि मतदान आपका अधिकार है और वोट प्रतिशत बढ़ेगा तभी आपका अधिकार सुरक्षित रहेगा। जय हिंद।